लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझें यार कि हक अधिकार मिलेगा। झरत जातियाँ हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, ख़त्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे। झरत जातियाँ हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हूँ, नौकरी लियब करारा हो ना हो। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हूँ, नौकरी लियब करारा हो ना। तो नेता जो 4 दिन का भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया, उसको आजीवन पेंशन मिलेगी, ऐसा क्यों? उनकी भी बंद करनी चाहिए। जो सत्ता में रहता है सवाल उसी से किया जाता है, और अगर हमें रोजगार की ज़रूरत है तो हम सत्ता पक्ष से ही मांगेंगे। पक्ष विपक्ष को गायकी के माध्यम से काफी ताने सहने पड़ते हैं। हालांकि अनामिका अंबर को सुना होगा, नेहा सिंह राठौर को सुना होगा, लेकिन यूपी में एक ऐसा कलाकार जो कि अपने आवाज़ से, अपने गायन से कहीं ना कहीं आए दिन बीजेपी की कमियों पर ताने कसते रहते हैं, यानी कहूँ कमियां गिनाते रहते हैं। हमारे साथ है प्रदीप मौर्य, जो कि अमेठी के रहने वाले हैं, और आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये क्या वजह रहती है बीजेपी के आए दिन, यानी कि वर्तमान सरकार पर ताने कसते हैं, उन पर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाते हैं बीजेपी को। आइए सबसे पहले परिचय जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप मौर्य अमेठी से हूँ, आज इलाहाबाद में, प्रयागराज में जी आप सभी के बीच में आप सबका स्वागत है। जो लोग देख रहे हैं उनका स्वागत, धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले आपको अक्सर लोग देखते हैं, हालांकि नेहा सिंह राठौर को भी जानते हैं, अनामिका अंबर को भी जानते हैं, लेकिन ये यूपी के अमेठी से उभरता हुआ एक सितारा, जो कि कहीं ना कहीं सितारा कहूँ तो बीजेपी के विरोध में हरदम खड़ा रहता है, उनके कमियों को गिनाता रहता है, वजह क्या है? देखिए, जो सत्ता में रहता है सवाल उसी से किया जाता है, और अगर हमें रोजगार की ज़रूरत है तो हम सत्ता पक्ष से ही मांगेंगे। यानी कि अगर बीजेपी है तो बीजेपी से ही सवाल करेंगे, कांग्रेस से करेंगे, और अगर समाजवादी पार्टी से करेंगे, बसपा से करेंगे, तो कहीं ना कहीं मूर्खता होगी। तो इस वजह से हम सत्ता में जो है उससे सवाल करेंगे। जैसे एक परिवार होता है, परिवार में जो मुखिया होता है, जैसे हमारे पिता हैं या बाबा हैं, तो हम उनसे ही कहेंगे कि हमको ये समस्या है, हमको कपड़े चाहिए, हमको फीस चाहिए। तो उसी प्रकार से ये एक देश है, उसका मुखिया जो सत्ता में रहता है, सरकार में रहता है, वो होता है। तो अगर बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता से ही सवाल करेंगे। ये तो मैंने आपका काफ़ी वीडियो देखा, काफ़ी खबरें देखा, तो उसमें कहीं ना कहीं जब कमेंट पढ़ता हूँ तो उसमें काफ़ी सवाल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप बीजेपी का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ जिसका पक्ष लेते हैं, यानी कि हमारा ये सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है, आप उनसे सवाल नहीं करते, यानी कि जो पूर्व में रह चुके हैं उनके बारे में नहीं पूछते, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पे क्या वजह रहती है जो कि ताने कसते रहते हैं? देखिए, सबसे पहले जो ऐसे सवाल करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक देश में सत्ता से सवाल करना जायज़ है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में भी लिखा हुआ है कि हम सत्ता से सवाल करेंगे। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि जो विपक्ष में उनसे सवाल करिए, उनसे रोजगार मांगिए, उनसे नौकरी मांगिए, उनसे सुविधाएं मांगिए, उनसे शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा मांगिए। कहीं आपने देखा? नहीं देखा। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई सवाल किससे करेंगे हम? जनता है, जनता जिसको चुन करके सत्ता में बैठाएगी, सवाल उनसे करेगी। उन्हीं के लिए मैंने एक लोकतंत्र की परिभाषा लिखी थी। लोकतंत्र की परिभाषा को समझना चाहिए। देखिए, मैं लोकगीत के माध्यम से बताता हूँ जी। लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझें यार कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। शोषण और अन्याय के सामने डट के रहेंगे तैयार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। पहली परिभाषा है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन है, राजा और प्रजा के लिए एक ही समान अनुशासन है। जाति धर्म का भेदभाव नहीं, सबसे होगा प्यार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। अगर लोकतंत्र की परिभाषा में बताया गया कि राजा और प्रजा के लिए एक ही समान अनुशासन होगा, नियम कानून बराबर होंगे, तो नेताओं को ओपीएस क्यों, कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं?
अगर कर्मचारी 40 साल सेवा दे रहा है, उसको ओपीएस नहीं मिलेगा, तो नेता जो 4 दिन का भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया, उसको आजीवन पेंशन मिलेगी, ऐसा क्यों? उनकी भी बंद करनी चाहिए। अगर ऐसा भेदभाव होगा तो हम लोग सवाल ना करें। आप ही बताइए जायज़ है कि नहीं? देखिए, रही बात सवाल करने को लेकर, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, हालांकि सभी लोग जानते हैं संविधान में लिखा है अनुच्छेद 19 के तहत हर एक आदमी स्वतंत्र है और आप भी स्वतंत्र हैं, लेकिन जो लोगों का सवाल होता है, लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो लोगों का सवाल नहीं, जैसे उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सत्ता के प्रिय होंगे, तो हो सकता है वो चाहते हों कि मुझे तो फ़ायदा मिल ही रहा है और बाकी लोग शांत रहें तो बेहतर होगा, ताकि हमें हमारी जो सुविधाएं हैं वो मिलने में बाधा ना आए। तो लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि देखिए, आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्राथमिक सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। अभी रिसेंटली हंगर इंडेक्स में हमारा देश 127 में 105 आया है। तो कहीं ना कहीं 5 किलो राशन देने के बावजूद विश्व में हमारी 105वीं स्थिति है। तो विचार करने योग्य बात है, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए। अच्छा, हाल ही में आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक अभी केस होने वाला था कि हो चुका है? नहीं, एक मामले पे देखिए, जब मामला ये था कि फतेहपुर में जो बेटी के साथ अन्याय हुआ, तो उस पर मैंने आवाज़ उठाया। तो अमेठी पुलिस जो है वो थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की। हमारे जो कोतवाल साहब थे, उन्होंने अपनी पूरी टीम भेजी, यानी कि लाओ लश्कर के साथ। लाओ लश्कर इन सेंस की वो पूरी टीम के साथ पहुँचे थे, 5-6 लोग, 5 थे। तो वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम थे नहीं, तो हमारे बड़े भैया को थाने लेकर के गए, उनको धमकी दिए कि तुम्हारा भाई बहुत लिखता है और उसके खिलाफ़ मुकदमा लिख रहा हूँ और जहाँ भी मिलेगा उसको पकड़ के अंदर करूँगा। तो भैया ने कहा ठीक है भाई, अगर आप उचित समझे तो करिए। तो मुझे जानकारी जब हुई तो मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैंने बताया कि ये चीज़ें बोल रहा हूँ, क्या महिला सुरक्षा पर बोलना गलत है, बेरोजगारी पर बोलना गलत है, सत्ता से सवाल करना गलत है। तो कहा ठीक है फिर आप कहिए। उन्होंने धमकी दी। तो फिर जब मैंने इस बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो फिर जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ें उठनी चाहिए, सवाल होना चाहिए, तो उन लोगों ने समर्थन दिया और सरकार से ट्वीट करके सवाल पूछा। और उसी क्रम में बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर और समाज में एक्टिव रहते हैं, यानी कि कह लें नेता लोग हैं, उन लोगों ने भी थाने फ़ोन करके पूछा कि क्यों आप उनके घर गए थे, क्यों उनके भाई को डिटेन किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब हुआ। तो अमेठी पुलिस ने अपनी सफाई में एक बढ़िया सा पोस्ट डाला है, वो पोस्ट हम आपको भेज देंगे। तो वो बताया कि हम केवल हिदायत दिए थे, झूठ बोला गया उस पोस्ट में और दबाव बना करके उस पोस्ट को भी डिलीट करवाया गया। तो हालांकि ये सब सिलसिला रहा, लेकिन इन सब सिलसिलों से हम डरने वाले नहीं हैं। जो हमारे सवाल रहेंगे वो होते रहेंगे। अच्छा, प्रदीप मौर्य एक कैसे फैमिली से आते हैं? सामान्य किसान परिवार से आते हैं हम। हमारे पिताजी आज भी एक छोटी सी नौकरी करते हैं और किसान हैं, और हम भी पढ़े लिखे किसान हैं। अच्छा, क्या बुलडोजर का डर आपके ऊपर नहीं है? देखिए, बुलडोजर का डर कैसा, देखिए जैसे हम हैं, तो हम अगर वो अतिक्रमण किए हैं, कहीं गलत किए हैं, अन्याय किए हैं, 376 में है, 302 में है, 307 में है, तब डरेंगे। जब हम भैया साफ सुथरे आदमी हैं, अभी ढंग से जीना भी नहीं शुरू किए हैं, दुनिया भी नहीं देखा है, तो हम कौन सा अपराध कर दिए हैं जो हमारे ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि सत्ता पे पहुँचने के बाद अपने मुकदमे हटवाए हैं। हम तो आम आदमी, एको मुकदमा नहीं है, तो ज़बरदस्ती मुकदमा लादने की कोशिश थी। लेकिन आप लोगों ने सवाल किया, तो सवाल के घेरे में जब प्रशासन सत्ता आई, तो उन्होंने सोचा अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, प्रदीप मौर्य जी, ये बताइए, अब आने वाले समय में आपका मेन लक्ष्य क्या होने वाला है? देखिए, मेन लक्ष्य अगर कोई मैंने अगर बीएड किया है तो लक्ष्य तो एकदम दिख रहा है ना कि मेरा लक्ष्य क्या था। और अगर फिर उसके बाद मैंने एमएड कर लिया, टीटी पास कर लिया, सीटेट पास कर लिया, तो लक्ष्य तो क्लियर हो गया ना।
लक्ष्य वही क्लियर है जो सरकार देना नहीं चाहती पिछले 6 सालों से। पिछले 6 सालों से प्राइमरी में वैकेंसी नहीं है, शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो सरकार क्या करना चाह रही है आप अभी समझ रहे हैं। अभी रिसेंटली 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो जो अभी तक नहीं क्लियर हो पाई। अभी इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि पुनः सूची तैयार की जाए। इसमें आरक्षण घोटाला है और छोटा घोटाला नहीं, महा घोटाला है। मैं आपको थोड़ा तो बता देता हूँ। उसमें ओबीसी को 27% के बजाय 4% आरक्षण दिया गया है और एससी को 21 के बजाय 16.2% आरक्षण दिया गया है। तो ये सरकार ऐसे चल रही है। वो सरकार खुद नहीं चाहती है कि भर्तियां क्लियर हों, बच्चे रोज़गार पाएँ। अगर रोज़गार पा जाएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से सवाल करने लगेंगे, मूर्ख नहीं बनेंगे। तो सरकार चाहती है, मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे ना, रोज़गार ना पाएँ, गरीब रहें। अच्छा, एक प्रदीप मौर्य का एक गाना बहुत वायरल हुआ था बेरोजगारी पे, क्या था दर्शक जानना चाह रहे हैं और थोड़ा 2 लाइन सुनना चाह रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको पहले इंटरव्यू में सुनाया है। लेकिन उस गाने में इलाहाबाद का जिक्र था। तो आज इलाहाबाद की धरती पे हूँ तो वो गाना एकदम सटीक बैठेगा। देखिए मैं सुनाता हूँ। झरत जाती यहाँ खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरत जाती यहाँ खोपड़ी के बार धीरे धीरे, ख़त्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जाती यहाँ खोपड़ी के बार धीरे धीरे, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ख़त्म भावा घर के दाल भात धीरे धीरे, झरत जाती यहाँ खोपड़ी के बार धीरे धीरे। अभी धान का मौसम आ गया। धान पे भी मैंने लिखा था कि पेपर लीक हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, फिर से सोचते हैं पेपर का फिर से फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, भर्ती हो जाएंगे। तो उस पर मैंने लिखा था कि फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हूँ, नौकरी लियब करारा हो ना हो, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हूँ, नौकरी लियब करारा हो ना हो, कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, दिमकवा चौचक राखब खाए के पैसा छुहारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। परिस्थितियाँ बनती हैं, गाने बन जाते हैं। आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव है। अब प्रदीप मौर्य किस प्रकार को सरकार को घेरने वाले हैं? हालांकि आपने कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में तो घेरा, अब विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से उनकी कमियां गिनाने वाले हैं? क्या कुछ रहने वाला है आगे का टारगेट? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रदीप मौर्य फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, अगर सरकार चाहती कि हम लोग सवाल ना करें तो मैं कुछ चीज़ें मुझे अब रिकॉल तो नहीं हो पा रहा क्या मैं सरकार से मांग करूं, लेकिन कुछ चीज़ों की मांग करता हूं। देखिएगा, शिक्षा व्यवस्था में मैं मांग करता हूं कि प्राइमरी स्कूल जो हैं उसमें कोरम पूरा करवा दीजिए। 30-35 बच्चों पर एक टीचर होता है, आकलन करिए, उसको पूरा करवा दीजिए। मैं सरकारी स्कूल पर नहीं बोलूँगा। और रोज़गार, अगर रोज़गार की बात करें तो आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल आएगी, आप वो चीज़ें पूरा करवा दीजिए, हम रोज़गार पे नहीं बोलेंगे। और बात आती है इस पर चिकित्सा व्यवस्था पर। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, जांच बाहर से ही होनी है, डिस्पेंसरी में दवा नहीं है, बाहर से ही दवा आनी है। तो ये कोरम पूरा करवा दीजिए, हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैं गिनवा ही नहीं पाऊंगा। तो अभी 27 के चुनाव तक ये सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित हो जाएंगी तो मैं अपना बढ़िया घर में आराम से बैठूंगा, संभवतः मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। तो हमारे साथ है प्रदीप मौर्य, और हालांकि ये एक लोक गायक है और अपने गायकी के दम पे सरकार से सवाल करते हैं। हालांकि जो भी सवाल था मैं करने का प्रयास किया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो सरकार है इनके गाने पर ध्यान दे। हालांकि जो कहते हैं सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं।
इसका आकलन आप करिए। आप पत्रकार हैं, आप टहलते रहते हैं, आप देखते रहते हैं कि सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, सरकारी संस्थानों की क्या स्थिति है, सरकारी कार्यालय की क्या स्थिति है, और हमारे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो सड़कों की क्या स्थिति है, पुल नाले की क्या स्थिति है, नहर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप तो हमसे ज़्यादा देखते हैं, अब आपको बताने की जरूरत हालांकि मैं ख़त्म करने वाला था, बट मेरे जहन में एक सवाल आ गया। अच्छा ये बताइए, अभी हाल ही में बहराइच में एक कहीं ना कहीं दंगा हुआ, एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया। क्या लग रहा है इस पर, आपको क्या लग रहा है? किस तरीके से कानून व्यवस्था यूपी में चल रहा है, क्या कुछ कहना है? मैं किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, और उसमें सीधा सीधा स्पष्ट है कि प्रशासन की कमी है। अगर प्रशासन परमिशन देता है तो उसके लोग भी वहाँ होने चाहिए। अब हम आप कार्यक्रम करवाएंगे, 50 लोग इकट्ठा होते हैं तो सरकार परमिशन नहीं देती, यही थाने के लोग परमिशन नहीं देते हैं। वहाँ 500-1000 लोग इकट्ठा हैं, आपने परमिशन दिया होगा। अब जब आपने परमिशन दी है तो वहाँ इतने लोग गैदरिंग है इतनी, तो आपके सिपाही, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज और दरोगा सिपाही कहाँ थे? ऐसी घटना हो जानी, आप लोग कहाँ हैं? मैं पूरा प्रशासन की कमी है। तो हालांकि हमारे साथ प्रदीप मौर्य थे और इनसे जुड़ने का प्रयास किए, और आपको बताऊं आए दिन सरकार से सवाल करते रहते हैं, वो भी अपने गायन के दम पे सवाल करते रहते हैं। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है, इनके बारे में क्या राय है, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, कैमरा पर्सन आशीष के साथ प्रयागराज से प्रदीप की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।